अखिलेश यादव जी का भी नाम टीपू ही है और संजोग से मेरा भी नाम टीपू ही है। बड़ा बवाल उस पर हुआ था। हमने बोला था कि अखिलेश यादव जी भस्मासुर हैं और प्रचार आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और फिर उसी घड़ी का एक प्रचार आता है यार से हमारा नाम टीपू सुल्तान रखा है। तो मैं ये बात अखिलेश जी को बताया था जब मैं उनके लाइब्रेरी में गया था अखिलेश जी के, मैं देखा टीपू टीपू करके बहुत सारी किताब थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हूँ इस टीपू? बोले मैं हूँ, मेरा नाम है। फिर मैंने हाथ मिलाया, हमने कहा कि चले मिल करके प्रदेश का कल्याण किया जाएगा, और आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, मिल करके कुछ अच्छा किया जाएगा। हमने उनको वो घड़ी का एक प्रचार बताया करते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाप्त कैसे हो गई। तो वो हमारे थे कि आओ मिलकर बनाए कुछ बेहतर। तो मैंने यही बात उनसे कहा था कि भैया हम लोग मिल करके काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी की स्थिति ये हो गई थी, जब हमारे सर पर उन्होंने हाथ रखने बंदोबस्त किया, हमारे नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया उनको। एक दिन बिहार गए थे हम लोग सिवान। आप सियासी चेतना देख रहे हैं और मैं हूं अमित। आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भट्ट पर रानी के कुकुर घाटी में आज आप आए हैं। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और किन किन बातों पे जो है आपने चर्चा? देखिए, हम लोग के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जी, और ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग चुनाव रहे या न रहे, हम लोग अपने कार्यक्रम चलाते रहते हैं, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नींव ही इसी आधार पर रखा गया था कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर इनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है जी। उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में लगभग 1952 से मतदान हो रहे हैं, लेकिन वो कौन सी कमी रह जाती है बार बार की ये गरीब जनता, जो गरीब आम लोग हैं, ऐसे लोग उन मूलभूत आवश्यकताओं की न तो पूर्ति कर पाते हैं, न हो पाता है। और जब भी सरकारों का गठन करना होता है तो उन्हीं मुद्दों पर लाके खड़ा कर दिया जाता है कि हम आपका आवास बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। इससे ऊपर इनके बारे में कोई चिंतन मंथन नहीं करता है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जनता के बीच में हम लोग बने रहें और जनता की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में चर्चा करते रहें, इनसे बात करते रहें, इनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार के समक्ष रखते रहें। जैसे मैं मन से ही अभी इन सब बातों को चर्चा किया कि जैसे बच्चा पढ़ लिख ले रहा है, पढ़ने लिखने के बाद न कोई रोजी रोजगार, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। तो क्यों ना उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाते हुए रोजगार पर शिक्षा कर दिया जाए, तकनीकी शिक्षा लागू करा दिया जाए। जब तकनीकी शिक्षा होगी तो मान लीजिए सरकार उसको रोजगार नहीं दे रही, कम से कम वो किसी भी एक विषय पर अगर एक्सपर्ट हो जाएगा तो अपना कोई भी दुकान खोल लेगा, कोई एक मार्केट खोल ले, बाजार में कोई दुकान खोल करके अपना जीवन यापन कर सकता है, बेरोजगार नहीं टहलेगा, वो बैठ करके मड़ई में ताश नहीं खेलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने अटल आवासीय विद्यालय की जो मैंने बात की है, हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि एक समान शिक्षा मिलना चाहिए, दोहरी शिक्षा बंद होनी चाहिए। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराते हुए उन्होंने एक समान शिक्षा पर फोकस किया। अब उस अटल आवासीय विद्यालय में किसी अमीर का बेटा नहीं पढ़ेगा, उस अटल आवासीय विद्यालय में गांव गरीब के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनको सारी व्यवस्थाएं दे करके कक्षा 5 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद की व्यवस्था हम लोगों के पास है, इसमें भी और बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे अभी विगत दिनों माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक ड्राफ्टिंग मांगा था हमसे, हमने उनको ड्राफ्टिंग भी दिया था कि अटल आवासीय विद्यालय को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ऐसी मंडलवार नहीं, इसको हर जनपद वार खोला जाए। जनपद में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय सरकारी हैं, बच्चे का सिलेक्शन उसी विद्यालय से हो, कंपटीशन कराया जाए, उस बच्चे में उस स्कूल से जो बच्चा क्वालिफाई होता है उसको अटल आवासीय विद्यालय में स्थान दिया जाए। 12 पास करने के बाद मायावती जी की सरकार में, जब मायावती जी की सरकार थी तो एक बनारस में एक कोचिंग खुला हुआ है लालपुर में, ISPCS कोचिंग सेंटर। जब 2017 में हम लोग मंत्री थे तो 2017, 18, 19 तक मंत्री रहे। इसी बीच में लड़ करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों में निःशुल्क ISPCS कोचिंग सेंटर खोलने का बंदोबस्त बना दिया। लेकिन 10 जनपद में खोल देने से पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम लोग प्रयासरत लगातार हैं कि उत्तर प्रदेश के हर जनपद में ये व्यवस्था लागू हो जाए, ताकि जो लोग भी अटल आवासीय विद्यालय से बच्चे पढ़ करके निकलें, वो निःशुल्क तौर पर जो दिल्ली और इलाहाबाद जाके पढ़ाई करते हैं, अब वो जाकर के जो सरकारी संस्थान समाज कल्याण विभाग के द्वारा खोले जा रहे हैं उसमें जाके पढ़ाई करेगा, और पढ़ाई करके कंपटीशन में बैठेगा, क्वालिफाई करेगा, वो भी ISPCS बनेगा। एक प्रश्न ये उठता है, आपने मंच से भी ये बात बोली और ये वास्तविकता भी है कि जो आपकी बिरादरी के लोग हैं या इस तरीके से जो पिछड़ी जातियां हैं, मैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, वो शराब के पीछे या नशेखोरी के पीछे वो बहुत जाते हैं। आप लोग बार बार इस पे बोलते भी हैं, OP राजभर भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सुधार बहुत कम होता है, बहुत स्लो हो रहा है। ऐसा क्यों है? इस पे किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं, ये समस्या बहुत जटिल है, याद से नहीं है, राजतांत्रिक व्यवस्था थी तब से है। बिल्कुल। और जो लंबे समय से
कई हजार साल से चलता चला आ रहा हो, उसको 10-20 साल में ख़त्म नहीं किया सकता है। हमारा काम है प्रयास करना। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि शराब पीने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। शराब को अगर आप प्राथमिकता देंगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है, अगर राजतांत्रिक व्यवस्था से लोकतंत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं, देश संविधान से चलता है, कानून बनाने से ही अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कोरोना काल आया, प्रधानमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, कड़ाई से इसका पालन हो, आपसी संवाद नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। पूरे देश में 144 धारा लागू हो गई, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में एक भी शराब की दुकान नहीं खुली थी। तो लगाम ऐसा होना चाहिए। हमारा मानना ये है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनते ही हम ये तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगा। जितने लोगों को शराब पीना है खूब चाप के शराब पिएं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी कोने में कोई शराब की दुकान अगर दिख गई खुला हुआ या खुलते हुए, तो सीधे सीधे उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिख करके तमाम मुकदमे संगीन धारा में लगा कर जेल में ठुसवा दिया जाएगा। न रहेगी दुकान, न लोग पिएंगे। इसलिए हम लोग बार बार इस बात को इसलिए बोलते हैं कि ये पहले की समस्या थी। जी। समस्या एक और जटिल होती चली जा रही है, नशाखोरी की। कहीं न कहीं इसमें हमारा आज का युवा वर्ग परेशान हो रहा है, हर जाति का युवा आ रहा है। तो हम महिलाओं को जागरूक करते हैं कि महिलाएं जब जागरूक होंगी तो ये उस पर पाबंदी लगाएंगे। थोड़ा सा प्रयास महिलाएं करें, थोड़ा सा प्रयास गार्जियन करें, थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं और मैक्सिमम प्रयास सरकार करे। सरकार प्रयास करेगी तो मेरा मानना है कि अगर ये पूर्ण रूप से शराब बंद कर दें तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने खुलेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। जितना पैसा शराब उत्पादन में लगाया जाता है उतना पैसा प्रदेश के कल्याण में लगाया जाएगा। 2024 को लेके कितनी सीटों पे बातचीत आपकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी से एनडीए गठबंधन में? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, टारगेट 80 सीटों पर है और 80 सीटों में से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पिछली बार का जो गठबंधन टूटा था हमारा, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज थे, उसको लेके टूटा था। उसमें एक और इशू था सीट शेयरिंग का। तो इस बार कोई उस प्रकार की बात नहीं है। ऊपर से निर्देश भी हैं, हम लोग 3 सीट पर बात कर रहे हैं कि 3 सीट हमको यहाँ अगर मिल जाता है तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा काम क्या, हमारी पार्टी का मूल एजेंडा है कि 3 सीट हमको मिल जाएगा, 3 सांसद हम जीत लेंगे तो हमारी पार्टी प्रदेश स्तरीय पार्टी हो जाएगी। तो ये हमारी भावनाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग या शीर्ष नेतृत्व समझ रहा है। 3 सीट यहाँ मांग रहे हैं और 1 सीट बिहार में हम मांग रहे हैं। इन्हीं 4 सीटों पर हमारी चर्चा है। जयंत चौधरी जो जिसको लेके अखिलेश यादव जी पश्चिम उत्तर प्रदेश फतह करने का सपना देख रहे थे, वो अब एनडीए की तरफ जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों से पता चला है। तो उस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा पहले ही 2024 के चुनाव के पहले, या उसमें कुछ होगा? मैं बहुत पहले बोला था, एक स्टेटमेंट हमने बोल दिया था मेरठ से, बड़ा बवाल उस पर हुआ था। हमने बोला था कि अखिलेश यादव जी भस्मासुर हैं, और मेरे इस स्टेटमेंट पर बड़ा लोग आक्रोशित भी हो गए थे। फिर मैंने उसको सिद्ध भी किया था। लोगों ने हमसे जवाब मांगा, पुष्टि मांगा, हमने सिद्ध भी किया। अखिलेश यादव जी के साथ मैं लगभग 10.5 महीना मैं उनके साथ टेबल टॉक किया हूँ, और संजोग अच्छा है, हमारी राशि भी एक है, और ये भी संजोग अच्छा है कि जो पुकारू नाम है वो भी सेम ही है। अखिलेश यादव जी का भी नाम टीपू ही है, और संजोग से मेरा भी नाम टीपू ही है। हमारे पिताजी ने बड़े प्यार से हमारा नाम टीपू सुल्तान रखा है। तो मैं ये बात अखिलेश जी को बताया था। जब मैं उनके लाइब्रेरी में गया था अखिलेश जी के, मैं देखा टीपू टीपू करके बहुत सारी किताब थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हूँ इस टीपू? बोले मैं हूँ, मेरा नाम है। फिर मैंने हाथ मिलाया, हमने कहा कि चले मिल करके प्रदेश का कल्याण किया जाएगा, और आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, मिल करके कुछ अच्छा किया जाएगा। हमने उनको वो घड़ी का एक प्रचार बताया था। एक घड़ी का प्रचार आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और फिर उसी घड़ी का एक प्रचार आता है, घड़ी का प्रचार आता है कि आओ मिलकर बनाए कुछ बेहतर। तो मैंने यही बात उनसे कहा था कि भैया हम लोग मिल करके काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी की स्थिति ये हो गई थी कि वो बार बार प्रयास ये करते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाप्त कैसे हो गई। तो वो हमारे सर पे हाथ रखने का बंदोबस्त कर रहे थे। जब हमारे सर पर उन्होंने हाथ रखने का बंदोबस्त किया, हमारे नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया उनको। उन्होंने तथास्तु कहते हुए कहा कि जाओ, बर्बादी के रास्ते पर जाओगे। अभी नीतीश जी को झटक दिए। एक दिन बिहार गए थे हम लोग, सिवान। अब पता नहीं सरस्वती जुबान पर आ गए थे कि क्या था। मैं अपने संबोधन में कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ खड़े होंगे। अब ईश्वर की कृपा बरसी, 1 हफ्ता छोड़िए 5 दिन में सब कुछ बदल गया। अभी उस दिन हमसे मीडिया, लखनऊ की मीडिया ने हमसे पूछा जयंत चौधरी को लेकर, जिस दिन मुलाकात किए थे अखिलेश जी, हमने कहा कि इनको जाने दीजिए पश्चिमांचल,
ये जा करके फिर मीडिया में खबर आएगी कि जयंत चौधरी का ताल्लुकात जो है एनडीए से हो गया है। बस देखते जाइए आगे होता क्या है। हमारे साम्राज्य को अगर ख़त्म करने का कोई बंदोबस्त करेगा तो उसकी पूरी नींव हिला के हम रख देंगे। और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्षों से पल करके यहाँ तक आए हैं और उनकी जुबान मतलब कि बहुत कुछ है। एक अंतिम सवाल 2024 को लेके क्या एजेंडा रहेगा? क्या राम की बस बात होगी, राम मंदिर पर बस बात होगी, या कुछ विकास की बातें होंगी और कुछ फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेके आप लोग का अप्रोच रहेगा? देखिए एनडीए गठबंधन हम न तो राम के विरोधी हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। हम अपने एजेंडे पर हमेशा बात करते हैं। हाँ, भगवान राम का मंदिर बनना एक एजेंडा था, वो राष्ट्र का भी एजेंडा हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही थी। तो लोगों की भावनाओं से न तो मैं खिलवाड़ कर सकता हूँ, न तो सरकार, न ही कोई व्यक्ति विशेष। तो ये जो काम हुआ है ऐतिहासिक काम हुआ है, ये देश के हित में है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इसी मंदिर निर्माण के साथ साथ जब भी प्रश्न उठते थे तो ये भी होता था कि पहले राम मंदिर बनेगा, फिर भगवान राम के ही नाम पर विश्वविद्यालय का भी अध्ययन निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का निर्माण होगा जिससे कि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार भी कर सकें, नौकरी भी पा सकें। तो हम वो सेकेंडरी, जो प्राइमरी तो मंदिर है, लेकिन सेकेंडरी जो तो रहा है उसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते रहे हैं। मैं हमेशा अपने स्टेटमेंट बोलता हूँ कि सेकेंडरी पर फोकस रहे। प्राइमरी तो कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर बन के तैयार है, लोगों की आस्था है और संजोग अच्छा है कि 11 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के सभी विधायक दर्शन करने जा रहे हैं। अभी मैं भाषण देते समय मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो विधानसभा से नोटिफिकेशन आया कि 11 तारीख को सभी विधायक, मंत्री, सारे अधिकारी, जो सचिवालय के आईएएस, आईपीएस जितने लोग हैं सब के सब जाएंगे भगवान राम का दर्शन करने। लेकिन हाँ, इस मंदिर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सरकार के साथ हैं, एक प्रकार मान ही लेते हैं। तो हम लोग का जो बार बार प्रयास होता है कि हमारे अंतिम व्यक्ति का कल्याण होता रहे। इस मंदिर के फोकस में कहीं ना कहीं गरीब की वो समस्याएं, गरीब के एजेंडे कहीं नगण्य न हो जाएं, इसलिए उस पर हमारे नेता बार बार बोलते रहते हैं। इसलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, पुलिस सुधार की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुधार की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बात करते हैं कि जो बच्चे हमारे पंजाब गुजरात जा रहे हैं उनको यहाँ काम क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ के लोग वहाँ काम करेंगे, वहाँ फैक्ट्री चला के उस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेंगे, वहाँ जो है जाकर के इकोनॉमी वहाँ के बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार यहाँ वो व्यवस्था करे और पंजाब गुजरात महाराष्ट्र को यहाँ बिजनेस व्यापार चालू कर दें, कंपनी चालू कर दें, तो यहाँ के बच्चों को यही काम मिलेगा और फिर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इस पे सरकार से हम लोग हमेशा कहते रहते हैं। और पिछली बार जब हम लोग गठबंधन में थे, इस बार है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारी हर बात को गंभीरता से लिया जाता है, विचार किए जाते हैं, बाकायदे उस पर काम भी होते हैं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे अरविंद राजभर जी, जो सुभाष सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इन पूरे मुद्दे पर जो है हमने स्पष्ट रूप से जो सवाल किए उसके बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। बने रहिए हमारे साथ, सियासी चेतना देखते रहिए। नमस्कार।